अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस पास पेपर सॉल्यूशन का पार्ट चल रहा था और उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हमने क्वेश्चन 10 जो लिया है वो रेशो एनालिसिस और ट्रेंड से लिया है। इससे पहले जो 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वो डिफरेंट चैप्टर से पास पेपर के क्वेश्चन का है और इससे पहले भी मैं आपको रेशोज़ के बहुत सारे सवाल करवा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, जिसमें ब्रिगम, बीकॉम और बैचलर्स और एमकॉम ओए लेवल्स वगैरह के तमाम क्वेश्चन जितने भी ट्रिकी थे वो मैंने आपको सॉल्व करके बताया और कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है वो मैंने आपको फार्मूलाज के थ्रू एक्सप्लेन किया और उसका सॉल्यूशन करके बताया। आज का जो हमारा क्वेश्चन है रेशो एनालिसिस एंड ट्रेंड में से, वो क्वेश्चन फार्मूलाज की बुनियाद पर सॉल्व होने वाला नहीं है, बल्कि इसमें आपका कॉन्सेप्ट काम करना चाहिए कि आपके जो रेशोज़ का ट्रेंड है उसका क्या मतलब है। अगर आपको इसकी समझ है और इसका एनालिसिस करना आता है तभी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि वो आपको क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 3 ईयर दिए हुए हैं, ईयर 2006, 2007 एंड 2008। 2006 में आपको करंट रेशो दिया हुआ है 2:1 और करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ठीक है जी। अब 2:1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 2 रुपये के एसेट हैं और 1 रुपये की लायबिलिटी है, यानी कि एसेट ज़्यादा है, अच्छी बात है। फिर 2007 में करंट रेशो आपका 2.5 हो गया और लायबिलिटी 1 यानी कि 2.51 हो गया। फिर करंट रेशो 2008 में कम होकर 1.9 हो गया, 1.9 रेशो 1 हो गया। ऑन द अदर हैंड आगे आपको दिया हुआ है 2006 में, 7 में और 8 में आपका क्विक रेशो, और तीनों सालों में आपका क्विक रेशो जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि 1.6 है, चेंज नहीं हुआ। यानी कि करंट रेशो में जो एसेट आपके यूज़ होते हैं उसमें से आप इन्वेंट्री को हटा दीजिए, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह को हटा दीजिए, तो बाकी जो जिन करंट एसेट का नेक्स्ट स्टेप कैश कलेक्शन है वो आपके क्विक या एसेट टेस्ट रेशो में आते हैं। ठीक है जी, तो वो भी आपकी करंट लायबिलिटीज़ के मुकाबले में ज़्यादा हैं, यानी कि नॉर्मली क्विक रेशो जो लिखा जाता है वो 1:6 है, सॉरी 1.6 है, रेशो 1 है, यानी कि 0.6 रुपीज़ या पैसे के अंदर मैं आपको बताऊं वो आपकी करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है, यानी कि आपके पास सफिशिएंट क्विक एसेट्स हैं कि आप अपनी लायबिलिटीज़ को मेट कर सकें। उसके बाद आपके पास टाई रेशो दिया हुआ है, टाइम इंटरेस्ट रेशो जो होता है, अर्न, टाइम इंटरेस्ट अर्नड, इसकी फुल फॉर्म है, जो कि मैंने आपको डिफरेंट पीछे क्वेश्चंस में भी बताया था। ये आपकी इंटरेस्ट पेमेंट एबिलिटी को बताता है। तो 2006 में ये 5 था, फिर 6 हो गया, फिर बढ़कर 9 हो गया, ठीक हो गया। फिर आपके पास अगला रेशो दिया हुआ है ROA, रिटर्न ऑन एसेट, आपके एसेट्स के ऊपर कितना रिटर्न है। तो 5% था पहले, फिर 7% था, फिर 12% था, यानी कि इंक्रीज़ होता जा रहा है। क्यों हो रहा है ये तो मैं आपको आगे सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करूँगा। फिर आपके पास है ROE, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, आपकी इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न है। तो 15% था पहले, फिर 18, फिर 22, यानी कि ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो रिक्वायर्ड में आपको कहा जा रहा है कंपेयर रेशोज़ विद ईच अदर, इन रेशोज़ को एक दूसरे के साथ, यानी कि तीनों सालों को आपस में कंपेयर करें 2006 से 2008 तक, एंड ब्रीफली एक्सप्लेन प्रोबेबल रीज़न ऑफ दिस ट्रेंड, जो भी प्रोबेबल रीज़न है कि किस वजह से ये ट्रेंड आ रहा है, आपका रेशो इंक्रीज़ हो रहा है, आपका रेशो डिक्रीज़ हो रहा है, उसकी क्या वजूहत हैं, क्या रीज़न्स हो सकते हैं। ठीक है जी, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या रीज़न है कि ये आपका रेशो चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है या कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो सबसे पहले
हम कंपेयर करते हैं अपने करंट रेशो को 2006 से 2008 तक और एनालाइज करते हैं जो भी इस ट्रेंड से हमने ऑब्ज़र्व किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका करंट रेशो 2:1 था, फिर बढ़कर 2.5:1 हो गया, फिर 2008 में कम हो गया 1.9। तो कह रहे हैं द करंट रेशो मेजर अ कंपनीज एबिलिटी टू कवर इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज विद इट्स शॉर्ट टर्म एसेट। ये बात आपको अच्छे से पता है इससे पहले भी कि शॉर्ट टर्म एसेट से आप अपनी कंपनी की एबिलिटी को मेजर करते हैं कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकता है, कवर कर सकता है या नहीं। तो इंक्रीजिंग करंट रेशियो जनरली इंडिकेट इम्प्रूव लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और लिक्विडिटी को बताता है कि जितना रेशियो आपका ज़्यादा अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा, उतना आपके लिए अच्छा है। हाउएवर जबकि इन दिस केस, इस केस में क्या हो रहा है, द करंट रेशियो डिक्रीज फ्रॉम 2007 टू 2008। ठीक है ना, दूसरे साल में यानी कि 2007 से 2008 में आपका ये रेशियो डिक्रीज हो रहा है। दिस डिक्लाइन सजेस्ट अ पोटेंशियल डिक्रीज इन द कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। तो ये जो डिक्लाइन है वो आपकी कंपनी की एबिलिटी को जो है वो कम शो कर रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को मेट करने में या पे ऑफ करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक हो गया। तो आगे कह रहे हैं द प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस ट्रेंड कुड इंक्लूड कि इस ट्रेंड की वजह कुछ ये रीजंस भी हो सकते हैं जो मैंने लिखे हैं। वो क्या है, आज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। हो सकता है कि कोई लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज हो, जैसा कि अकाउंट पेबल आपने क्रेडिटर से सामान ख़रीदा हो उधार पर, शॉर्ट टर्म डेट आपने लिया हो, ठीक है, आपकी कोई अक्रूड पेमेंट रहती हो, अक्रूड एक्सपेंस रहता हो, वगैरह वगैरह। और यूँ भी कह सकते हैं डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म एसेट। हो सकता है कि किसी शॉर्ट टर्म एसेट में कमी हुई हो, जैसा कि कैश आपका इन्वेंट्री के अंदर ज़्यादा चला गया हो, लेकिन ऑन द अदर हैंड इन्वेंट्री भी बढ़ी हो, लेकिन इन्वेंट्री बढ़ी है लेकिन सोल्ड नहीं हुई, या आपने उधार पर माल बेचा है और कैश की कलेक्शन नहीं हुई, ठीक है जी, जिसकी वजह से आपके कैश का इनफ्लो नहीं हुआ। और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं पुअर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री लेवल और इनएफिशिएंट कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, कि आपने वक्त पर रिसीवेबल की कलेक्शन नहीं की होगी, इन्वेंट्री लेवल जो है वो सही तरीके से मैनेज नहीं किया होगा। तो ये आपका प्रोबेबल रीज़न है आपके इस ट्रेंड का कि आपकी कंपनी की जो एबिलिटी थी वो एक वक्त पे अच्छी थी और उसके बाद डिक्लाइन कर गई। ठीक है जी। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में ही आ गई होगी। कोई भी मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद सेकंड रेशो है आपका, उसको मेजर करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। क्विक रेशो तीनों सालों में आपका क्या रहा, कांस्टेंट रहा, उसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं आया। या आप देख सकते हैं 1.6:1, 1.6:1, 1.6:1। ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, ये कांस्टेंट क्यों रहा, इसमें कोई चेंज क्यों नहीं आया, तो इसको हम देखते हैं। तो आपको कह रहे हैं द क्विक रेशो ऑल्सो नोन एज द एसिड टेस्ट रेशो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, मेजर अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन यूजिंग इट्स मोस्ट लिक्विड एसिड। ठीक है ना, ये भी आपकी कंपनी की एबिलिटी को बताता है किस टर्म में, कि आप शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी किसको यूज़ करते हुए, अपने मोस्ट लिक्विड एसिड को यूज़ करते हुए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते वक्त कि आपकी इन्वेंट्री को हटा लें, आप इन्वेंट्री को, और प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह को आप हटा लें। ठीक है, ये आपके करंट एसेट का तो पार्ट है लेकिन क्विक एसेट का पार्ट नहीं है, क्योंकि इनका नेक्स्ट स्टेप कैश अर्न नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री को पहले आप बेचेंगे फिर उससे पैसे आएंगे। हो सकता है कि आपने उधार पर बेचा हो, तो आपका कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये चीज़ें आपकी एसेट टेस्ट रेशो में या लिक्विड एसेट्स में आती हैं। तो कह रहे हैं इन दिस केस, इस केस में द क्विक रेशो रिमेन कांस्टेंट रहा 2006 से 2008 तक। तो ये क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दैट द कंपनी मेंटेन्ड अ कंसिस्टेंट लेवल ऑफ हाईली लिक्विड एसेट
रिलेटिव टू इट्स करंट लायबिलिटीज, कि कंपनी ने या बिजनेस ने अपने हाईली लिक्विड एसेट्स को कंसिस्टेंटली उसका लेवल जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन किया होगा अपनी लायबिलिटीज़ के मुकाबले में, यानी कि कैश बहुत ज़्यादा आउटफ्लो नहीं किया होगा, ठीक है ना। हो भी सकता है कि उसने अकाउंट रिसीवेबल की कलेक्शन सही से की हो, जल्दी कर ली हो, या ज़्यादा माल उधार पे ना बेचा हो, ठीक है ना। तो ये इसके प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास थर्ड था टाई रेशो, टाइम इंटरेस्ट अर्न। ये 2006 में 5 था, 5 टाइम्स, फिर 6 टाइम्स हो गया और फिर 9 टाइम्स हो गया। तो द टाई रेशो मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू कवर इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंस विद इट्स ऑपरेटिंग इनकम। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि टाई रेशो कंपनी की एबिलिटी को मेजर करता है, किस सेंस में या किस टर्म में, कि आप अपनी ऑपरेटिंग इनकम में अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को कितना कवर कर सकते हो, कितना पे कर सकते हो। अब टाई रेशो में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एन इंक्रीजिंग टाई रेशो जनरली इंडिकेट्स अ हायर कैपेसिटी टू मीट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, यानी कि आपके पास ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से आप इजीली अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को मेट कर सकते हैं। इन दिस केस द टाई रेशो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 2006 टू 2008, तीनों सालों में इंक्रीज कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली, सजेस्टिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंपनीज एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट, ठीक है ना, यानी कि अपने डेट्स को सर्व करने में वो जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है कंपनी की, ठीक है जी। यानी कि आप ज़्यादा ज़्यादा डेट ले तो रहे हैं लेकिन इजीली आप इतना भी कमा रहे हैं कि आप अपने इंटरेस्ट को कवर अप कर लें। द प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस ट्रेंड कुड इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड हो सकते हैं प्रोबेबल रीज़न, कि एन इंक्रीज इन ऑपरेटिंग इनकम, हो सकता है कि आपकी सेल बहुत अच्छी हो रही हो, कॉस्ट कम हो रही हो, जिसकी वजह से आपकी ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना, रिजल्टिंग फ्रॉम हायर सेल, कॉस्ट रिडक्शन, इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आपने अच्छी की हुई हैं। उसके बाद आ डिक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके ऊपर कम कर दिया गया लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से, या फिर रीफाइनेंसिंग हो रही हो डेट की मोर फेवरेबल टर्म्स पे, ठीक है। बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कर रहे हो, जैसा कि आपने डेट लेवल को रिड्यूस किया हो और इंटरेस्ट रेट के साथ आपने बहुत अच्छे से निगोशिएट किया हो, जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हों और आपने उनके साथ बेटर रिलेशनशिप में अपने इंटरेस्ट रेट की निगोशिएशन की हो, तो ये आपके प्रोबेबल रीज़न हैं कि आपका टाई रेशो जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को आसानी से मेट कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या था, फोर्थ हमारे पास था ROA, यानी कि आपके एसेट्स के ऊपर रिटर्न। और एसेट्स के ऊपर रिटर्न भी आप देख सकते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। पहले 5% था, 2% से बढ़कर 7 हो गया, फिर 7% से 5% बढ़ के 12% हो गया, ठीक हो गया। तो ROA मेजर्स अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव टू इट्स टोटल एसेट, इसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में भी शुमार किया जाता है। ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है कि आप अपने टोटल एसेट से अपने बिजनेस को कितना प्रॉफिट कमा कर दे रहे हैं। एन इंक्रीजिंग ROA इंडिकेट इम्प्रूव एसेट यूटिलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है ये आपको ये बता रहा है कि आप अपने एसेट को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने में। इन दिस केस, इस केस में जो आपका ROA है वो कंसिस्टेंसी अपवर्ड ट्रेंड में शो हो रहा है, यानी कि 2006 से 2008 तक के इंक्रीज़ ही हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस से भी बताया कि भाई पहले आपका जो डिफरेंस है वो 2% से इंक्रीज़ के, फिर आपका 5% से इंक्रीज़ के, तो बहुत अच्छा ट्रेंड है। तो इंडिकेट क्या कर रहा है कि हायर रिटर्न ऑन द कंपनीज एसेट, कि आपके एसेट की यूटिलाइजेशन इतनी अच्छी है कि उसके ऊपर आपको हायर रिटर्न मिल रहा है। द प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस ट्रेंड कुड बी इंक्लूड, इस प्रोबेबल ट्रेंड में आपकी क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं कि आपका क्या वजूहत है कि ऐसा ट्रेंड आया। नंबर 1, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट, आपने अपने एसेट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया होगा, जैसे कि आपने अपने एसेट्स को, इन्वेंट्री को अच्छे से सेल किया होगा।
मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस आपने यूज़ किया होगा, यानी कि आपने मटेरियल वेस्ट नहीं किया होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी। कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स आपने लिए होंगे कि आपकी कॉस्ट कम हो और एक्सपेंस मैनेजमेंट आपकी इम्प्रूव की गई हो। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिटेबल एसेट के कौन कौन से एसेट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे आपको रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिल सके, और आपका बिजनेस सेगमेंट क्या है, यानी कि आपने किन किन प्रोडक्ट्स को जो है वो लॉन्च करना है, कोई नई प्रोडक्ट तो नहीं है, उसकी सेल में सेल जो आपका प्रोडक्ट सेगमेंट होता है उसको भी आपने इंक्रीज़ किया हो। ठीक है जी, तो ये आपके रिटर्न ऑन एसेट के प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर आप देखें तो तीनों सालों में आपका इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 15% था, फिर 18 हो गया, 18 के बाद 22 हो गया, यानी कि पहले 3% से इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद आपका ये 4% से इंक्रीज़ हुआ। ठीक है ना। तो ROE क्या मेजर करता है? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है। ये प्रॉफिटेबिलिटी बताता है रिलेटिव टू इट्स शेयर होल्डर इक्विटी, यानी कि जो शेयर होल्डर इक्विटी है, जो ओनर्स ने, जो यानी कि शेयर होल्डर ने, इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न हो रहा है। तो एन इंक्रीजिंग ROE इंडिकेट क्या कर रहा है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो शेयर होल्डर की वजह से इम्प्रूव हो रही है। इन दिस केस, इस केस में ROE आपको ये भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि आपका इसका ट्रेंड कंसिस्टेंटली 2006 से 2008 तक के इंक्रीज हो रहा है, जो कि क्या सजेस्ट कर रहा है शेयर होल्डर के लिए कि आपका रिटर्न हाइयर हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसके प्रोबेबल रीज़न क्या हो सकते हैं? नंबर 1 कि आपने अपने इक्विटी कैपिटल को प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एफिशिएंट उसकी यूटिलाइजेशन की हो। ठीक है ना। और इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इंक्रीज की हो, कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छे से की हो, कॉस्ट रिडक्शन के काम आपने किए हो, फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज की हो, जैसे कि आपने डेट फाइनेंसिंग की हो अपने रिटर्न्स को एम्पलीफाई करने के लिए। ठीक है जी। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जितना आप चाहें तो लिख सकते हैं। सो आई होप कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।